मुदाखलत सबसे ज़्यादा शुरू हुई जो एक ब्लेटेंट कह लें उसको, न्यूड कह लें उसको, यानी नंगी मुदाखलत कह लें। बाहर से कभी कुछ नहीं हो सकता जब तक अंदर से ना हो। आईएसआई की अपॉइंटमेंट का मसला था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई इनके और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान। ख़तरात उनको हैं, अच्छा किया उन्होंने वीडियो बना दी, अच्छा किया उन्होंने ऐलान कर दिया। जिनका ये ख्याल था कि वो ये करेंगे, अब थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए। मोहतरमा बेनज़ीर का हादसा हुआ, हादसा करवाने वाले कौन है आपको नहीं पता? मुझे भी पता है। PMLN जो है ये पीपल्स पार्टी की बी टीम बन चुकी है। अब जरदारी डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने बच्चे को जाके उनके साथ बिठाया 3 दिन, और 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे। वो इस वक्त हम जिस नहज पे खड़े हैं, मौजूदा हुकूमत को तहलील करें, टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट PK देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। रावलपिंडी में हम इजाज़ुल हक साहब के घर मौजूद हैं, इनके पास, इनकी खिदमत में। इनकी अपनी सियासी जमात है और साथ साथ मरहूम जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, है। ये जो जनरल साहब की तस्वीर आपने यहाँ पर रखी हुई है, जो इनकी शहादत हुई थी, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी और वो एक प्लांटेड मर्डर था? बिल्कुल 110%, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बाय ऑल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ये बात साबित हो गई थी कि सैबोटाज था। किसने किया था? अब इसमें तो बहुत लंबी कहानी है, इसमें तो मैं इंटरनेशनली प्लान हुआ था पाकिस्तान में? देखें, बाहर से कभी कुछ नहीं हो सकता जब तक अंदर से ना हो। अच्छा, ये सवाल पूछने का सर रीज़न ये था कि इमरान खान अपने जलसों में ये कह रहे हैं कि उन्हें मारने की साजिश बैरून ममालिक और पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इस बयान को और वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से खान का जो एक नैरेटिव है, आप कैसे समझते हैं? ख़तरात उनको हैं, अच्छा किया उन्होंने वीडियो बना दी, जी, अच्छा किया उन्होंने ऐलान कर दिया। थोड़ा सा जिनका ये ख्याल था कि वो ये करेंगे, अब थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए होंगे। सर, मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिटिक्स को आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता, और ये भी कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक बेसिकली शरीफ ख़ानदान को पॉलिटिक्स में लाए थे। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें वो दो राय है ही कोई नहीं। हाँ, पॉलिटिक्स में वो आए मार्शल लॉ के दौरान। जनरल साहब ने उनको पूरा सपोर्ट किया। 1999 तक, 17 अगस्त 1999 तक, फ्रॉम 17 अगस्त 1989, हर साल नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक शहीद की बरसी पे आए। जी, हर साल उन्होंने वहाँ तकरीर की है और रूहानी और वालिद कहते उनके मिशन को आगे ले जाने के लिए बातें करते रहे। क्योंकि देखें, इमरान खान की और जनरल ज़ियाउल हक शहीद की थोड़ी सी मामला जहाँ मिलते हैं ना जाकर, जी, वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, कौम को भी पता लग जाएगा इससे। देखिए, जब जनरल ज़ियाउल हक को शहीद किया गया और जब ये कॉन्स्पिरेसी हुई, उस वक्त सोचा ये गया था कि 11 साल तक मिलिट्री रूल मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट, यानी ही वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ही वॉज द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो एट वन टाइम। फिर उसके बाद सेमी पॉलिटिकल आ गया, गैर जमाती इलेक्शंस हुए, वो जमाती बन गए बाद में। फिर मई 1988 में असम्बलियाँ भी तहलील हो गई 58(2)B के तहत। तो उस वक्त अफ़गानिस्तान का जहाद तकरीबन ख़त्म हो चुका था। जनरल साहब जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि जिनीवा अकॉर्ड ना हो, और वो खटक रहे थे इसलिए कि एक सुपर पावर को शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है। और उनकी इस्लामिक उम्मा के अंदर एक बड़ा स्टेचर था। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से पाकिस्तान वाज एट द बेस्ट, मतलब इन इट्स हिस्ट्री बेसिकली। तो उन्होंने कहा ये आइसोलेटेड है, अब इसको हटाएंगे, लोग कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उल्टा हो गया, उनको हादसा हो गया, उनका कॉन्स्पिरेसी हो गई। अमेरिका की और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की टीम थी उसने साबित कर दिया कि ये सैबोटाज था। जी, 357 पेज की रिपोर्ट है वो। 17 को हादसा हुआ, 20 को जनाजा हुआ। एक सियासी ज़ियाउल हक ने जन्म ले लिया। जनाजे में 10 लाख से ज़्यादा लोग थे, शामिल हुए। फिर हर एक ने उनको अपना रूहानी बाप बनाने की कोशिश की, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो IGI हो, चाहे वो कोई और हो। और अगले चंद साल तक, मतलब 1-2 इलेक्शंस इसी तरह लड़ते रहे। ज़ियाउल हक साहब की तस्वीर लगाई हुई है, नवाज शरीफ का सर है और उनका हाथ ऊपर दिखाया हुआ है। तो ये चलता रहा। इसी तरह इमरान खान भी पिछले 3.5 साल से अपने आप को सही तरीके से इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सके। मशीर अच्छे नहीं थे, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी थी। इसके बावजूद कि कोरोना आया, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। जी, ठीक है। परसेप्शन ये था कि इमरान खान जो है वो इस वक्त बॉटम पे है,
और जो दूसरे हैं वो इस वक्त टॉप पे हैं। यानी ये दिस वाज द प्रैक्टिकल, आई एम अ पॉलिटिशियन। हम 5 दफ़ा असेंबली में गए और निकले हैं बाहर, वो वजारतें हमने ली हैं। अब 11 साल तक हमने इस मुल्क का स्या और सफ़ेद देखा है कि किस तरह बनता है। उस वक्त इसको हटाने की साजिश कह लें या मुदाखलत कह लें, अंदर से हुई बाहर से हुई जहाँ से भी हुई, मतलब उसको हम डिस्कस नहीं करते। उन्होंने यही सोचा था कि ये अभी पॉलिटिकली बिल्कुल, और अगर ये कंटिन्यू करते आगे, कुछ चीज़ें अब ठीक कर रहे थे, अगर ना कर सकते तो लोगों ने इनका टिकट भी नहीं लेना था। मतलब ये पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई थी। जब ये मामलात हुए हैं उसका नैरेटिव बिक गया। समझ आई आपको कि नहीं? जी जी जी, ठीक है। उनको हटाने से पहले उसने मरासला दिखा दिया, गद्दारी दिखा दी, लोटे चले गए सिंध हाउस में। अगर इनको निकाला जाता, इंटरम गवर्नमेंट लाई जाती, इलेक्शंस करवाए जाते, तो PMLN कहाँ होती? ये अल्लाह के काम है, कुदरत के काम। इमरान खान को हटाने की मुदाखलत या लाने की मुदाखलत पहली दफ़ा तो अमेरिका की जानिब से नहीं हुई। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब रेगन ने पाकिस्तान को एड्रेस किया था और गुलाम इसाक खान को गालिबन कहा था कि 88 की बात है जी, 88 की बात है। वहाँ से अमेरिका की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसको लाना और किसको हटाना ये मुदाखलत रही है? इतनी ज़्यादा भी नहीं रही, ख्वाहिश रही है। मतलब 88 में अगर बेनज़ीर ना बनती तो उसने कौन सा बम गिरा देना था हमारे ऊपर। वो तो उन्होंने कह दिया, हमने कर दिया वो। मतलब उस वक्त बेनज़ीर की ये पोजीशन थी जी कि उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन बन सकती थी जी। यानी जिस तरह ये बाकी बनते रहे। इमरान खान के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, 1-2 पार्टियां साथ लगाई तो वो बन गए, तो उनको बनाया गया। वो मुदाखलत सबसे ज़्यादा शुरू हुई जो एक ब्लेटेंट कह लें उसको, न्यूड कह लें उसको, यानी नंगी मुदाखलत कह लें, वो 2007 में शुरू हुई। नहीं, मुझे अब ये बताएं कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता साल जुलाई से उन्हें पता था कि उनके खिलाफ इस तरह की एक साजिश बन रही है, और उसके बाद बाकायदा अपोजिशन के, उस वक्त की अपोजिशन का अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ डिप्लोमेटिकली मिलना, उनके साथ बातचीत करना रोकी क्यों नहीं जा सकती थी आपकी सियासी समझ में? मेरा नहीं ख्याल कि पिछले साल जुलाई से मामला शुरू हुए हैं। ज़्यादातर मामलात इनके, मतलब ही फेल आउट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली, ये कह सकते हैं। जब ISI की अपॉइंटमेंट का मसला था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई इनके और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान, और मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उस वक्त ये ऑन रिकॉर्ड भी बात की थी, मैंने कहा कि ये पंगा कोई लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे हुक्मरानों को ऐसे पंगे लेके ना कभी फ़ायदा नहीं हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर ने सबसे पहले ये किया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख्याल में कि एक रिटायर्ड जनरल को उन्होंने DGISI लगा दी, इन द सेंस के चाहिए ये कहना कि जी आप अपने 3 नाम भेजें, हम किसी अच्छे बंदे को वहाँ लगाते हैं, या आर्मी चीफ से पूछना चाहिए कि जी आप रेकमेंड करें। नहीं, दैट्स ट्रू, लेकिन इजाज़ साहब जो प्राइम मिनिस्टर खान का या फिर उस वक्त ISI का मामला बना, वो तो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इमरान खान की थी। मैं नहीं कह रहा कि नहीं थी, मैं ये कह रहा था कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनकी बिल्कुल थी, 100% थी, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन के भी मामलात होते हैं। यानी ऑफ द रेकॉर्ड डिस्कशन हो चुकी थी, चलने देना चाहिए, मतलब जो भी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा चलने देना चाहिए था कि नहीं चलने देना चाहिए था। ये फैसला जो है वो बस जो भी गलत फहमी पैदा होगी नहीं होनी चाहिए, अब उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने शौकत तरीन को भेजा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी को रोक सकते थे। मुझे नहीं पता, मैं तो उनकी हुकूमत में तो नहीं था ना, मुझे नहीं पता कि शौकत तरीन गया कि नहीं गया, या कोई गया कि नहीं गया, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। लेकिन मैं ये मिला उस वक्त इमरान खान साहब को, मैं 3.5 साल नहीं मिला जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जी। लेकिन आखिरी दिनों में मैं भी उनको मिला था, जब मैंने देखा था या मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि ये मुश्किल में है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो हमने कहा यार चलें कुछ इनको समझाते हैं, कुछ खुद समझते हैं। तो कोशिश की कि मामलात, और जो मैंने रिकमेंडेशंस की थी चाहे कहीं भी की हूँ, मेरा ख्याल है अगर उस पर अमल दरामद हो जाता और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से दिखा देते तो आज ये हालत ना होती मुल्क की जो आज होगी। क्यों नहीं दिखाएगी फ्लेक्सिबिलिटी सर? बस हर किसी को अना का मसला होता है ना। मैं जो है ये बड़ी सख्त चीज़ है, मैं जो है इंसान को मरवा देती है। आपको जितना ऊपर जाए उतना हम्बल होना पड़ता है, उतना आजिज़ी होनी चाहिए, उतनी इनकिसारी होनी चाहिए। और ये मैं दोनों तरफ से थी। तो ये मैं है कि ये मैं उसको क्यों कहूँ, वो कहता है मैं इसको क्यों कहूँ। समझ आई कि नहीं आपको? ठीक है। तो इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं मैं समझता हूँ कि वो अनफॉर्चुनेट।
इजाज साहब, लंदन में क्या मुलाकात हुई? लंदन में एक बड़ी तगड़ी बैठक हुई, आपका क्या तज्जिया, वहाँ पर क्या देखिए, बातें? पहली बात तो ये हुई कि जो कुछ हुआ लंदन में वो नाजायज़ हुआ। नाजायज़ इसलिए कि कभी जमहूरियत के अंदर एक हुकूमत पूरी उठकर बाहर के मुल्कों में जाके मीटिंगें नहीं करती, क्योंकि बाहर के मुल्कों में से मुदाखलत होती है या साजिश होती है। बाहर से या मुदाखलत होती है, ये साजिश होती है, और पॉलिसी नहीं बनती। मुझे अफसोस उस वक्त हुआ, मतलब रोने को दिल किया, जब अल्ताफ़ हुसैन ने खड़े होकर कहा कि हाँ भाई, जब हमारे लोग आते थे लंदन में, आप कहते थे कि ये लंदन यात्रा पे जा रहे हैं, आज आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ की जमहूरियत है कि मोदी उठ के या लंदन से उठ के या अमेरिका से उठ के वो जाके कहीं यूरोप में मीटिंग कर रहे हो या किसी और मुल्क में कर रहे हो। भाई अब इस वक्त आपकी हुकूमत मरकज़ में है, पंजाब में है, सिंध में है, क्योंकि आप एक ही है ना, आपकी जी, अब एक ही है ना, ये पीपल्स पार्टी की अब बी टीम है, ये बलूचिस्तान भी आपके PMLN जो है ये पीपल्स पार्टी की बी टीम बन चुकी है। अब जरदारी डिक्टेट कर रहे हैं इनको। जरदारी यहाँ, मैं तो उसको मैं कहता हूँ बड़ा उसने कमाल किया सियासी तौर पे कि उसने हमारे 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को, जो हमारे साथ भी बड़े उनके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन उसने अपने बच्चे को जाके उनके साथ बिठाया 3 दिन, और 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे। वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, भाई जरदारी के साथ बैठ के बात करो जी, वो उसके बच्चे के साथ, उसके साथ कर रहे हो जिसको पता ही कुछ नहीं। हाँ, चेयरमैन पार्टी का होगा, हाँ, वो भी एक जाली वसीयत पे जी, मतलब असली वसीयत भी नहीं थी वो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। उसको क्या पता है कि क्या, वो कहता कभी बारिश आ रहा है, ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश। चले, वो तो एक चीज़ मौजूद है। तो लंदन के अंदर सर ये घबराहट मौजूद थी, मुल्क के हवाले से तो पॉलिसी ज़ाहिर नहीं बनी। देखें तो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि हुकूमत मैं चला रहा हूँ और आए मुझसे बात करें। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। इस वक्त तक जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया वो सारी की सारी बाहर से हुई है। उसका एक एग्ज़ाम्पल है SAPM टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो फातमी साहब थे जी, मेरे बड़े जानने वाले हैं, बड़े दोस्त हैं, लेकिन उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है डॉन लीक्स का जी, उसकी वजह से उनको हटाया था। अब उनको लगाने का क्या मकसद था? एक मैसेज कन्वे करना, सिर्फ मैसेज कन्वे करना। बड़ी अक्लमंद है आप यार। हामिद मीर साहब की खबर है, इसके ऊपर सिर्फ आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को कहा कि 20 तारीख से पहले, 20 मई से पहले असम्बलीज तहलील करो और इलेक्शंस का ऐलान करो, दैट्स वाई वो भाग कर लंदन गए। हामिद मीर की खबर है। देखिए किसने कहा उसे? हामिद मीर ने कहा। हामिद मीर ने अपने तज्जिए में कहा। ये तो नजम सेठी ने बहुत कुछ अपने गुस्से में कहा है। जी जी, वो अगर उसकी चिड़िया को हम देखने लग जाएं, हाँ, तो वो तो चिड़िया फौज पूरी चला रही है। वो तो GHQ में तैनातियों की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन सा कोर कमांडर कहाँ जाएगा, कौन खुडे लाइन लगेगा जी, और कौन नहीं लगेगा। ये तो मतलब एक मजाक बन गया ना। मैं तो ये बात, मुझे तो बड़ा दुख होता है ये देखकर कि ये बातें देखें हमने, मैं तो समझता हूँ कि मेरे खून के अंदर, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हमारे खून के अंदर फ़ौज की मोहब्बत है। जी जी जी, यानी जब कोई चीज़ ऐसी होती है तो मुझे दुख होता है, उनको पता नहीं होता है कि नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मौका क्यों आया जब लोग खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर फ़ौज को ये कह रहे थे कि तुमने सारी जंगें आ रही हैं, तुमने हमारी बोटियाँ, जिसने भी कहा हो जी, मेरा सबके साथ ताल्लुक़ है। मैं कहता हूँ कि ये अगर उस दिन इसको चुप करवा दिया गया होता तो मेरा ख्याल है आज ये बातें जलसों में खड़े होकर ना हो रही होती। ठीक हो गया। अब इदारे की तरफ से सर एक स्टेटमेंट भी सामने आई और उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती फ़ौज को सियासत में ना घसीटे। साथ साथ अहम बात जो ISPR ने की, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ तभी सियासतदानों के साथ मिलते हैं जब सियासतदान खुद रिक्वेस्ट करते हैं। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने सारे सियासतदानों को GHQ के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हुए देखा है। रिक्वेस्ट पे जाते हैं ना, वो तो नहीं बुलाते, जाके रिक्वेस्ट करते हैं हमसे हाँ रिक्वेस्ट करते हैं हमसे मुलाकात करें। और पॉलिटिक्स में ये हमारे मामलात को फिर उनका मर्जी है, जिससे मिले जिससे ना मिले, वो ये उनके ऊपर है। बहुत पॉलिटिक्स के मामला डिस्कस करते हैं। हुकूमत माजी की मैं बात बता रहा हूँ जी, जो मैंने देखा है, मतलब जाके जो बातें करते हैं कि बहुत से ऐसे। हाल का हवाला आपको नहीं पता? माजी से तो आप वाकिफ हैं, हाल में भी देखिए हाल में मैं, मुझे इसलिए नहीं पता कि मैं हुकूमत में हूँ नहीं। हाँ, वैसे मतलब तजिया कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई राब्ता नहीं है कि मैं मुझे वो बुलाएं और मुझे कहें यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इमरान खान दबाव डालने में कामयाब हो गए?
नेचुरली यार, मतलब जो सारे पाकिस्तान बाहर निकल रहा है तो दबाव नहीं पड़ेगा। व्हाट नेक्स्ट? मैं नहीं कह रहा कि किसी अदारे पे दबाव पड़ा है, मैं समझ रहा हूँ कि इन सियासी जमातों पे दबाव पड़ा है, ये परेशान है। और सबसे तमाशा इस वक्त देख रहा है जरदारी बैठ कर, उसकी ख्वाहिश ये है कि PMLN का वो सियासी जनाजा निकाले और उसमें वो कामयाब हो रहा है। कभी अपने बेटे को बिठा देता है नवाज शरीफ साहब के साथ, कभी ऐसी वजारतें नहीं लेता जहाँ पे गंद पड़ेगा जी, और कभी वो अभी इज़ इन अ डिक्टेटिंग पोजीशन नाउ। इस सारी कोएलिशन को जो 13 जिस दिन जमात, चाहेगा हुकूमत गिरा देगा, और गिराएगा उस वक्त जिस वक्त इनका सत्यानाश हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि अगर किसी को नहीं पता कि यहाँ से आगे क्या होना है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ख़त भी लिखा, एक बार फिर एड्रेस किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब उस लेटर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं, क्या देर है, क्या हेजिटेशन है, क्यों नहीं बन रहा? देखिए, ये इस पे जुडिशल कमीशन बनाएंगे फिर क्या होगा, कोई नतीजा निकलेगा? एबटाबाद पे बना जुडिशल कमीशन, क्या हुआ फिर? एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट तो आई। महमूद रहमान कमीशन बना, हाँ, फिर क्या हुआ? ओजली कैंप कमीशन बना, क्या हुआ? क्या आपके वालिद साहब के उसके ऊपर 3 बने, क्या हुआ? क्या बना? 3 कमीशन बने, बंदयाल कमीशन, शुजात कमीशन, शफीउर रहमान कमीशन, जो जुडिशल कमीशन था, क्या हुआ उसके बाद? मोहतरमा बेनज़ीर का हादसा हुआ, हादसा करवाने वाले कौन है आपको नहीं पता? मुझे भी पता है। बेनजीर ने खुद भी मंशूर अपनी हुकूमत में नहीं करवा सके। हाँ, ज़ियाउल हक शहीद के त्यारे के गिरने के बाद तो हमारी बदतरीन मुखालिफ हुकूमत आ गई थी, तो मैं कह सकता हूँ यार उन्होंने रुकवाया, लेकिन इनकी तो अपनी हुकूमत आई, इनकी अपनी हुकूमत नहीं कर सकी कि मतलब इनको पता है सब कि किसने किया किसने नहीं किया। जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी मरवा दिया उन्होंने। कहाँ हैं आज वो लोग? इमरान खान क्या इस चीज़ का इदराक कर रहा है कि इस वक्त जो सारी पॉलिटिकल गेम है असल में उसके हाथ में? मेरा नहीं ख्याल किसी के हाथ में। ये गलत फहमी में अगर कोई आ जाएगा तो वो मारा जाएगा। तो फिर किस तरफ जा रहे हैं हालात? मैं तो कह रहा हूँ हालात किसी को खुद समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ जा रहे हैं। हम तो जब आपके पास बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, मैं अगर मतलब किसी उसमें हूँ, रिकमेंडेशन की पोजीशन में हूँ, तो मैं उनको कह सकता हूँ इनको सबको इकट्ठा बैठाएं और डंडा हाथ में पकड़ें और उनको कह सीधे हो जाओ यार। इजाज़ साहब, हम तो आपके पास समझने आए थे कि आखिर ये मैंने आपको समझा दिया ना सारा कुछ। मैंने कि आपको सबको बिल्कुल बिठाएं और डंडा पकड़ें और सबको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इनको कहेंगे इकट्ठे बैठें। हाँ, अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन मुतज़ाद है, अपना नैब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों पे केसेस हैं वो चाहते ही नहीं कि हमारे पे केसेस चलें। और अजीब व गरीब बात यह है कि 2 दफ़ा ऐसे हो चुका है। मोहतरमा का पीपल्स पार्टी डिसक्वालीफाई हो रही थी, केसेस जो है वो तैयार हो चुके थे, जज ने क्या कहते हैं उसको अनाउंस करना था जजमेंट अपनी, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। 1 महीना पहले सबको बुखार चढ़ गया, पूरी दुनिया को, कि इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो। इजाज़ साहब, कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें? आखिरी मैसेज ये है कि खान साहब को भी मैं कहूँगा, हुकूमत को भी मैं ये कहूँगा, इदारों को भी मैं ये कहूँगा कि खुदारा इस मुल्क को बचाएं। इस वक्त हम जिस नहज पे खड़े हैं, मौजूदा हुकूमत को तहलील करें, टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएँ, उनसे आप बजट बनवाएं, उनसे नेगोशिएट करवाएं। नाम चाहिए तो मैं दे देता हूँ कि कौन से इकनॉमिक या फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं। जी, हमने अपनी इकॉनमी को इस वक्त बचाना है। रुपया आपका 194 पे, जी, ठीक है, या 195 पे, स्टॉक मार्केट क्रैश, ये 200 को क्रॉस करेगा, या 2 महीने के बाद ये 235 पे जाएगा। बता दें अपने सार्फिन को, इसको रोक सकते हैं तो रोक लें। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर गई है, रिजर्व्स ख़त्म हो गए, रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं, रेमिटेंसेस आपको अब आएंगे नहीं। किस हुकूमत ने कोशिश की है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बनाने की? $30 बिलियन तो वो भिजवाते हैं। जी जी जी, आप $1 बिलियन के आगे मिलते करते हैं, IMF के सामने। घुटने टेक देते हैं। जो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स भिजवा रहे हैं उनको आप पूछते नहीं हैं। सर, आखिरी सवाल आपकी बात से निकला, सर नवंबर की अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा अहम है, और कहा यह जा रहा है कि खान की शायद गवर्नमेंट भी इसीलिए चेंज की गई क्योंकि नवंबर की अपॉइंटमेंट तक पहुंचना चाहते थे कुछ सियासी जमातें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे फैसले हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ये इंटैक्ट है। अब मेरी बात सुने, आखिर में जब नवाज शरीफ की, ये बात भी मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, जब नवाज शरीफ साहब की और परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जी जी जी, ठीक है, मुझे नवाज शरीफ साहब ने बुलाया हम्म क्योंकि मैं सीनियर नायब सदर था उनकी पार्टी का।
मुझे उन्होंने बुलाया, लेकिन मैं कैबिनेट में नहीं गया। 97 की गवर्नमेंट में मैं कैबिनेट में नहीं गया। ठीक है। मैं इसलिए नहीं गया कि हम जेलों में गए, कुर्बानियाँ दी, और जब वक्त आया तो कैबिनेट में उन लोगों को ले आए जो इनके खिलाफ इस्तीफ़े देकर आए थे, गुलाम इसाक खान को, ठीक है, जिन्होंने हुकूमत ख़त्म करवाई थी इनकी। तो मैंने उनको कह दिया मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं आपकी कैबिनेट ज्वाइन नहीं करूँगा। जनरल ज़ियाउल हक शहीद को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्यों बनाया वो भी मैं कभी बताऊँगा आपको अगले प्रोग्राम में। लेकिन फ़ैसला जनरल ज़ियाउल हक का नहीं था, फ़ैसला इंस्टीट्यूशन का था। जब सड़कों पे लोग आ गए, जब उन्होंने 3 ब्रिगेडियर्स ने रिज़ाइन कर दिया, जब वज़ीर आज़म ने 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बाद ही हैड नो चॉइस, इधर ही शुड हैव रिज़ाइंड, गॉन होम, और ही डिड व्हाट ही हैड टू डू। 7 या 6 जर्नैलों को सुपरसीड करके उन्होंने बनाया था, और इससे ज़्यादा ओब्लाइज कौन हो सकता है। मैंने नवाज शरीफ को ये एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने कहा ये इंस्टीट्यूशन है, जब आप इसके साथ गड़बड़ करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, आप उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कारगिल के मामले पे हुआ या दीगर चीज़ें हुई, तो वो ठीक नहीं है। आप खुदारा अपने मामला ठीक करें। वो समझे कि जी सब ठीक है, मैं कर लूँगा, संभाल लूँगा, और जो उसका नतीजा क्या निकला, बाकी रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आस्क हिम कि एजाजुल हक ने कहा था कि नहीं कहा था तुम्हें। 2 गवाह भी हैं, अगर कहें तो उनको भी ले आता हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एजाजुल हक इनकी अपनी सियासी जमात है, ज़ीर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, अभी भी मशवरा दे रहे हैं खान को भी और जो मुक़्तदिर हल्के हैं, संभल जाओ और ये इस रुपये को बचा लो, पाकिस्तान की मईशत को बचा लो। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।